कोट चरण बढ़ रहे थे की ओर निरंतर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर, केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा, सात सहस ही नहीं, सात सहस ही नहीं तरेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा, एक जन्म क्या यहाँ पूर्ण पशुबल ने सिर दे मारा, भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है, इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र हित को हमेशा पहली प्राथमिकता मानते हुए राजनीति करने वाले हमारे देश में विरले ही लोग हुए हैं। ऐसे ही विरले लोगों में नाम लिया जाता है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल जी अपने जीवन के अंतिम समय में लगभग 10 वर्ष सक्रिय राजनीति से अलग रहे, लेकिन इस दौरान भी देश की जनता के दिलो दिमाग पर वह छाए रहे। यह उनके विराट व्यक्तित्व और सबके हृदय में बसने का ही कमाल था कि भारत में महात्मा गांधी के बाद अगर किसी और नेता की अंतिम यात्रा में सर्वाधिक भीड़ उमड़ी तो वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। श्रद्धेय अटल जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भले वर्ष 2015 में मिला हो, लेकिन वह तो अपने आरंभ काल से ही भारतीयों के दिलों में बसते थे। भला कौन भूल सकता है जब 13 दिनों की अटल जी की सरकार गिर गई थी, अटल जी ने सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने से साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पार्टियों में तोड़फोड़ से मिली सत्ता को वह चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करेंगे। अटल जी की सरकार गिरने से भले 1996 में विपक्ष खुश हुआ, लेकिन देश निराश था। 1998 में जब अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका सहित अन्य विदेशी सैटेलाइटों और विदेशी गुप्तचरों को जरा भी भनक नहीं लगने दी कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। जो काम पिछले कई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए थे, वह अटल जी ने सत्ता में आते ही कर दिखाया। दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी ने इस मौके का उपयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगाया। अटल जी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस चलवाई, खुद उसमें बैठकर लाहौर तक भी गए, लेकिन जब करगिल में घुसपैठ के जरिए उन्हें धोखा मिला तो पाकिस्तान को कड़ा सबक भी सिखाया। अटल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचार थे जिसने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को नए सिरे से स्थापित किया, जिसने व्यक्तिगत आलोचनाओं का विरोध किया। दूसरी पार्टियों के लोग भले कितनी भी तगड़ी आलोचना करें, पर अटल जी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते थे। उनके शब्दों में व्यंग्य जरूर होता था, लेकिन शब्द रूपी तीखे बाण वह कभी नहीं चलाते थे। सत्ता का मोह नहीं रखने वाले ऐसे शीर्षस्थ नेता भारत ही नहीं, दुनिया में भी कम ही हुए हैं। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब लोकसभा में एक वोट से अपनी सरकार गिर जाने पर उस फैसले को स्वीकार करते हुए अटल जी संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सीधा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए थे। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब अटल जी ने अपनी ही पार्टी की गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे राजधर्म निभाने की सलाह सार्वजनिक रूप से दे डाली थी। ऐसी सलाह वही दे सकता है जिसके लिए पार्टी से बड़ा राष्ट्र हो। यही नहीं, जब बाबरी ढांचा ध्वंस के बाद भाजपा को राजनीतिक छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था और कोई भी दल बीजेपी के साथ नहीं आना चाहता था, तब वाजपेयी जी के चेहरे को ही भाजपा ने आगे किया। उस समय 24 दलों की गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाकर अटल जी ने साबित किया था कि वह गठबंधन राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उस समय जो भी दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हुआ था, उसने यही कहा था कि समर्थन भाजपा को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर उस पर अमल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सबका साथ, सबका विकास तो अटल जी ने ही शुरू किया, जिसको नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के विपक्ष में भले बहुत दल या राजनेता थे, लेकिन उनके विरोध में एक भी दल और एक भी राजनेता नहीं था। अटल जी राजनीति में भद्रता, मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करने वाले, सत्ता के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देने वाले, विपक्ष के लोगों के भी विचार सुनने और यदि अपनी गलती हो तो उसे स्वीकार करने वाले, आम जनता से सीधा संवाद बनाने वाले, भारत माता का गौरव दुनिया में बढ़ाने वाले, अपनी कविताओं और रचनाओं से देश प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले अजात शत्रु थे।
यह अटल जी ही थे जो लगभग 10 वर्षों तक बिस्तर पर रहे और इस दौरान हर भारतीय यही दुआ करता रहा कि काश अटल जी उठें और बोलें। हर कोई उनको सुनना चाहता था। पहले सक्रिय राजनीति में उनके नहीं रहने के बावजूद या अब उनके इस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी शायद ही कोई ऐसा समय रहा हो जब कभी उनके विचारों और भाषणों का जिक्र नहीं हुआ हो। अटल जी सबको निशब्द कर चले तो गए, लेकिन उनके भाषण आज भी मार्गदर्शक बनकर हम सभी के बीच हैं। आइए आपको अटल जी के सुप्रसिद्ध भाषणों में से कुछ अंश सुनाते हैं। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला? It is a government that has betrayed the mandate. किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देवेगौड़ा जी कह रहे हैं हमने कोई फैसला नहीं किया। क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं था? अब इस फैसले के पीछे ये भावना देखी जाए कि जो आपको राजनीतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। अगर मैं उस दिन फैसला करता तो मुझे कहा जाता वो 28 तारीख थी, क्या आपकी सरकार जा रही है, आपको तो अलविदा कहा जा रहा है, आपने ऐसा फैसला क्यों किया? मगर अब मैं तो सरकार में नहीं हूं। अब मुझे जवाब चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो चौंकाने वाले। 5 साल हम घोटालों से जूझते रहे, एक के बाद एक घोटाला उजागर होता रहा। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो अब तक के घोटालों से सबसे बड़ा घोटाला
यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी कहावत के अनुसार इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। चरई बेटी चलते रहो। एक हाथ का दीपक दूसरा हाथ संभालेगा। परिश्रम का तकादा दूसरी जगह पूरा होगा कि ध्येय को सामने रखकर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने का फैसला करें। मुझे अंदाज भी नहीं था कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। मैं तो पत्रकार के नाते अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन राजनीति में जब आ गया और उसमें फंस गया तो मेरी इच्छा थी और अभी भी है कि मैं बेदाग इसमें से निकल जाऊं और लोग मेरे बात कहें कि अच्छा आदमी था जो देश को, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। एक घटना ऐसी हो गई जिसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया वालों को कह दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं बिना किसी परमिट के। थोड़े दिनों बाद कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है
कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था, और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है, तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है, और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। आलोचना तो अग्नि 2 की भी हुई है। और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि 2 का परीक्षण रोक दिया गया है। और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था। विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। बहरहाल अटल जी के बारे में कहने को तो बहुत है, लेकिन वह अनंत है।
अटल जी की पुण्यतिथि पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जीवन से जुड़ी कोई बात अपने जीवन में हम अंगीकार करें। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं।